हो गया। चलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमारी वर्णमाला की 8वीं क्लास है ना। वर्णमाला की 7 क्लास कल तक हो चुकी थी हमारी। आज हमारी 8वीं क्लास है वर्णमाला की, और आज हमारी ये अंतिम क्लास है। याद रखना कैसी है हमारी, आज हमारी ये अंतिम क्लास है वर्णमाला की। ठीक है भाई। अब सर जो हमारी क्लासेस रहा करेंगी वो रहा करेंगी बीके सिंह क्लासेस ऐप पर। अब आप लोगों को बीके सिंह क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्लास नहीं मिलेंगी। ये डेमो था सर 8 दिन का, वो आपका कंप्लीट हो गया। अब सभी बच्चे बीके सिंह क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। अब मेरी क्लासेस वहीं पर लाइव रहा करेंगी। ठीक है भाई। और जिनकी फीस जमा होगी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, सिर्फ वही बच्चे उस बीके सिंह क्लासेस ऐप पर आप क्लास देख पाओगे। ठीक है भाई। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे बीके सिंह क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर इजीली आपको मिल जाएगा। और मैं लिखे देता हूं एक बार, बीके सिंह क्लासेस ऐप। ये आप प्ले स्टोर पर डालोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है भाई, इजीली मिल जाएगा, फेमस ऐप है। तो बीके सिंह क्लासेस ऐप पर। और जब भी अगर नहीं भी मिले तो आप इसी में लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का बीके सिंह क्लासेस ऐप की लिंक होगी, सीधा आप उस पर जा सकते हो। तब भी कोई दिक्कत आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिए। मैं इसका एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है जो लाइव क्लासेस का है, लाइव बैचेस का है। इस पर आप मैसेज कर दोगे तो आपका नंबर भी ऐड हो जाएगा और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है भाई। तो आज ही हमारी अंतिम क्लास है डेमो की, और डेमो आज हमारा हो जाएगा फिनिश। और बस फिर वही बच्चे जुड़ पाएंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। मात्र 499 में 1-2 दिन और होगा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में साइड हम फीस को जस्ट डबल यानी 1000 हो जाएगी। ठीक है भाई। तो आज हमारी जो आखिरी क्लास है उसमें अपन कुछ छोटी पूरी चीजें रह गई हैं, उन चीजों को और निपटा लेते हैं कि क्या है सर उनका माजरा। ठीक है भाई। तो देखें, ये 8वीं क्लास है। इससे पहले 7 क्लासेस में आपको कंप्लीट करा चुका हूं, है ना। अब देखें, कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस और कुछ एडवांस चीजें हमारी चल रही थी, और उनको ही मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। कि सबसे पहला अगर आप लोगों से पूछ ले कि संपृक्त व्यंजन क्या होते हैं, क्या पूछ ले सर, संपृक्त व्यंजन, कि संपृक्त व्यंजन क्या होते हैं। क्या पूछा भाई मैंने, संपृक्त व्यंजन क्या होते हैं। देखो, संपृक्त व्यंजन का मतलब होता है सर व्यंजनों को जोड़ के लिख देना। व्यंजनों को जोड़ के लिख देना मतलब स्टाइल में लिख देना। जो आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, जैसे पा लिखा है और द्य, ये क्या लिखा है सर, पद्य। ऐसे ही आप लोगों ने, तो ये द्य जो लिखा हुआ है इसमें यहां से यहां तक ये जो है वो है दा, और ये जो जुड़ा हुआ है ना ये है सर या। तो कायदे से होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था, लेकिन लिखा कैसे जा रहा है। तो यही होता है सर हमारा संपृक्त व्यंजन। ऐसे ही सर पद्म लिखा है सर, पद्म, ये होता है सर, लिख कैसे देते हैं, दा किया और यहीं पर ऐसे मां जोड़ देते हैं। तो ये हो गया सर हमारा पद्म, है ना। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं चिन्ह, कायदे से चिन्ह क्या होना चाहिए, ये, लेकिन लिख क्या देते हैं, ये। तो याद रखना आप लोग इस बात को कि ये जो शब्द हैं, ये जो ऊपर जुड़े हुए शब्द आप लोगों को दिख रहे हैं, यही हमारे हैं संपृक्त व्यंजन। वैसे इनका कहीं अलग से कोई जिक्र नहीं किया है किसी ने, लेकिन हम जिक्र करके चलेंगे कि संपृक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो संपृक्त व्यंजन होते हैं वो व्यंजन जो जोड़कर लिखे जाते हैं किसी शब्द में, और वो थोड़े कैसे स्टाइलिश है। भैया कैसे, देखो भाई स्टाइल वाले दिख रहे होंगे आप लोगों को, स्टाइल से जुड़े हैं। पद्य नहीं है, ये पद्य, दा और या है। वर्ण विक्षेपण में अभी आप लोगों को समझाऊंगा तब बताऊंगा। जैसे ह्रस्व लिख देते हैं, या आप कोई भी ऐसी चीज लिखो
जो थोड़ी सी स्टाइल में लिखी जाए। तो ये जो ऊपर के जो 3 उदाहरण आपको दिख रहे हैं ये हमारे संपृक्त व्यंजन के हैं, जल्दी से छाप लीजिए, है ना। आज हम ऐसी चीजों को इसमें जानेंगे, ठीक है भाई। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। संपृक्त के बाद में है सर हमारा रा के रूप, कि रा के कितने रूप हैं। यहां से आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। रा के रूप, कोई ये पूछ ले आप लोगों से कि रा के कितने रूप होते हैं, बताओ भाई कितने रूप होते हैं रा के। रा कितने रूपों में लिखा जाता है, मैं इतना पूछ रहा हूं कि रा के कितने रूप हैं। तो आप कहोगे सर रा के रूप हैं कितने, 4। कौन कौन से, एक तो ये रा खुद ही है, एक तो क्या ये रा खुद ही है। दूसरा रा आप लोगों ने देखा होगा किसी के ऊपर लग जाता है। तीसरा रा आप लोगों ने देखा होगा किसी अक्षर के नीचे लग जाता है। और चौथा रा आप लोगों ने देखा होगा किसी जैसे ऐसे लग जाता है नीचे। तो देखो ये इसके तो उदाहरण देने की मुझे जरूरत नहीं है, जैसे राम, रामायण ये है। इसकी बात करूं तो ये कहां लगता है, जैसे कार्य है ना, मर्दाना या मर्दानी, ना मर्दानी 2 मूवी है सर, बड़ी शानदार है वो, देखो रा। ऐसे ही सर इसकी बात करूं तो जैसे प्रकार, क्रम है ना, क्रम क्रम है ना ये। और ये जो है जैसे आप लोगों को देखा होगा जिनकी पाई टूटी रहती है वो ट्रक, ये जो लगा हुआ है ना ये है ना, यही। तो कितने रूप है सर रा के, कितने रूप है रा के। रा के रूप हैं 4, सबसे महत्वपूर्ण चीज। रा के कितने रूप हैं, रा के रूप हैं 4। लेकिन सर इसमें भी ये पूछा जाएगा कि इन 4 जो रा लिखे हुए हैं, अच्छा कई बच्चे कह रहे होंगे सर एक वो भी तो होता है ऐसे घुमा के, है ना। कई लोग सोच रहे होंगे अरे भैया वो जो घुमा के लगता है ना ऐसे, ये रा नहीं होता, वो क्या होती है, ये होती है सर री, ऋषि जिसको आप लोग बोल देते हैं, ऋषि नहीं होती कायदे से, री होती है सर। वो क्या होती है, री होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कुल मिलाकर रा के कितने रूप हैं, 4 रूप हैं। अब मैं आप लोगों से बारी बारी से एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे ये बताइए इन सभी राओं में से कौन सा रा है जिसमें स्वर लगा रहता है और कौन सा रा है जिसमें स्वर नहीं लगा रहता। कौन सा स्वर है जिसमें, कौन सा रा है जिसमें स्वर लगा रहता है और कौन सा रा है जिसमें स्वर नहीं लगा रहता, ये बस आप लोगों को बताना है। तो देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, कभी भी एक चीज आप लोग याद रखना, हमेशा बस एक ही चीज याद रखना, जब भी रा हमारा ऊपर दिया होता है, रा कहां दिया होता है, ऊपर दिया होगा शिरोरेखा के ऊपर, वही वाला रा हमारा कैसा रहता है, स्वर के बिना होता है, उसमें स्वर नहीं छिपे होते। I mean कह सकते हैं ये वाला जो है दूसरे नंबर का वो आधा होता है। आधा मतलब इसमें स्वर नहीं होता। देखो कैसे, जैसे लिखा हुआ है सर कार्य, तो इनके ये वाले उदाहरण में कुछ हटा देता हूं, कुछ को समझ लेते हैं एक एक को। जैसे समझते हैं सर इनमें ही समझते हैं कि सर किसमें स्वर है किसमें नहीं। सबसे पहले अगर मैं इस रा की बात करूं, कौन से वाले की, ऊपर वाले रा की, तो देखना भाई इस रा में तो क्या लगा रहता है, देखना भाई बड़ा आ लगा है, देखो यहां, या नॉर्मल भी रा लिखा होता तो छोटा छिपा रहता। तो ये तो क्या है हमारा स्वर सहित है। सर इसकी मैं बात करूं तो सर ये तो देखना भाई का तो जैसा है चलो इसमें से भी निकल आएगा, लेकिन हमें तोड़ना नहीं है। ऊपर जो रा है वो आगे बोला जाता है, लेकिन कैसा होता है सर वो आधा। अब ये या लिखा हुआ है, तो ये जो ऊपर वाला रा होता है वो हमेशा आधा होता है, उसमें कुछ भी कोई भी स्वर छिपा नहीं होता है। इसको बोलते हैं स्वर रहित। ये बात आगे समझ में आएगी आप लोगों को, है ना। कैसे ये जो है ये सब, ये जो ये वाला और ये वाला, ये इन दोनों में स्वर छिपे हुए हैं। देखो कैसे, पा है, पा होता है आधा, फिर सर ये जो रा है इस रा में से छोटा आ निकलता है ऐसे, प र, जो बाद में बोला जा रहा है ना हमेशा वो आधा, वो हमेशा पूरा रहेगा, याद रखना। जो शब्द में, अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि कभी भी कोई अक्षर लिखा है, जैसे मान लीजिए का लिखा हुआ है, का, अगर मान लो इसमें अगर यहां लगेगा नीचे रा, तो वो जो नीचे वाला रा होगा वो होगा पूरा, और अगर ऊपर लगा होता तो वो कैसा होता, आधा। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें से देखें
पा तो नॉर्मल था, रा में से क्या निकला होगा, छोटा आ, फिर कार को तोड़ देंगे अपन। तो इतना याद रखना कि ये जो है यहां पर ये प्लस रा, तो ये वाला हमारा कौन सा हो गया, फिर से ये हो गया हमारा स्वर सहित। क्या हो गया सर हमारा, ये स्वर सहित। और ये सर यही होता है, बस थोड़ा सा ऐसे तोड़ के लिख देते हैं। इसको भी अगर मैं तोड़ूंगा तो ये भी सर ये है, तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारा, ये भी है स्वर सहित। रा के कितने रूप हैं, रा के रूप हैं 4, एक तो रा खुद और 3 उसके रूप, मतलब 4 प्रकार का रा होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस रा के कितने रूप हैं, तो 3 हैं, 1 2 3, क्योंकि इसके पूछा है ना, तो एक तो ये खुद ही हो गया, उसने बता दिया 1 2 3। तो वैसे ये न्यूमेरिक क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन इतना याद रखना कि रा को पढ़ने के 4 तरीके हैं। एक नॉर्मल रा जिसमें छोटा छिपा रहता है, बस इसको याद रखना। ये जो दूसरे नंबर पर है, जो ऊपर लगा रहता है, उस रा में कोई ना कोई स्वर छिपा नहीं, कोई भी स्वर छिपा नहीं होता, और सब में स्वर हमारा छिपा होगा। ये बात आपको अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, ये छोटी छोटी टर्म ही तो आप लोगों को उलझाएंगे और कुछ नहीं। अब देखो भाई, बात करते हैं, अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे। क्या बात करते हैं कि हिंदी में संध्याक्षर कितने हैं, हिंदी में संध्याक्षर कितने हैं, है ना, हिंदी में संध्याक्षर कितने हैं। सर इसको आप लोग ये देखें सर, थोड़ा सा संधि वाले अक्षर, संध्याक्षर का मतलब है संधि वाले अक्षर कौन कौन से हैं। याद रखना, संधि वाले अक्षर हैं सर ये वाले, ए, आई, ओ और औ, इनको अपन संध्याक्षर बोलते हैं, क्योंकि ये संधि गुण संधि और हमारे गुण संधि और वृद्धि संधि की पहचान है, इसलिए इनको संध्याक्षर बोलते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है पूछ ले कोई, तो कितनी संख्या है, 4। कौन कौन से हैं, ये वाले। फाइंड करा सकता है, इसीलिए आप लोग याद रखना। जल्दी से इसको नोट डाउन करें। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अपन वहां बता नहीं पाते हैं, लेकिन यहां पर इनको डिटेल में समझ पाते हैं। ठीक है भाई, दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है ना, मुझे बता देना। कल थोड़ा सा स्टार्टिंग में वीडियो थोड़ी सी हमारी है ना खराब हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, आज कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब आते हैं सर, मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बता देता हूं। क्या बता देता हूं कि सर ये क्या होते हैं सर, आकारांत, हालांकि कई बच्चे जानते भी होंगे, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, ओकारांत, उकारांत, और भी हो सकते हैं सर हमारे, हमें उनसे मतलब नहीं है, और भी हो सकते हैं बहुत सारे। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने लिखूं, देखना भाई, एक मैंने उदाहरण लिखा है। क्या लिखा है सर, ये क्या लिखा हुआ है, आज से मैंने हजारों साल पहले आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर कोई भी अक्षर अगर नॉर्मल लिखा हुआ है, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं कोई सा भी अक्षर, मैंने का लिख दिया, मां लिख लिया, रा लिख दिया, जा लिख दिया, तो कुछ भी लिख दिया मैंने, अगर मैं इस अक्षर की बात करूंगा तो सर इसमें छोटा आ हमारा छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, ये आप लोग मान के चलो, क्यों, क्योंकि इसके नीचे हलंत नहीं लगा। तो जब कभी हलंत नहीं लगा होगा तो उसका मतलब होगा हमारा छोटा आ इसमें छिपा हुआ है। कैसे सर, देखो क्या छिपा होगा, छोटा आ। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो सर इसमें भी छोटा आ होगा, मां प्लस आ। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो रा प्लस छोटा आ, और ऐसे ही सर इसमें जा प्लस छोटा। अगर मैं सर इनको ऐसे लिख देता बड़ा का करके, तो क्या होता सर, का प्लस बड़ा आ। अगर मैं लिख देता सर की, तो का प्लस छोटी ई, स्वर हमेशा बाद में निकलेगा। अगर मैं लिख देता बड़ी की, तो का प्लस बड़ी ई। कू लिख देता का प्लस छोटा हो, कू लिख देता तो का प्लस बड़ा हो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब मुझे ये बता दीजिए, इस शब्द में देखो ये चीज समझनी है तो ये समझना पड़ेगा।
मां लिखा हुआ है, मां के नीचे हलंत लगा है क्या? नहीं सर, नहीं लगा। तो इस आखिरी वाले अक्षर को ही तोड़ेंगे, बस सिर्फ आखिरी वाले अक्षर को। मां में से क्या निकलेगा? छोटा आ। तो शब्द के आखिरी अक्षर को देखना है, शब्द के आखिरी अक्षर को देखना है, और शब्द का आखिरी अक्षर कौन सा है? मां। और अब जब मैं मां को तोड़ूंगा तो क्या निकलेगा इसमें से? छोटा आ। अब ये जो छोटा आ निकला है, बस इसे ही बोलते हैं अकारांत। क्या बोलते हैं? अकारांत। क्यों? क्योंकि जो छोटे आ पर टूटेगा तो अकारांत। अगर यहां पर लिखा होता शब्द रामा, क्या लिखा होता? रामा, तो सर मैं इस आखिरी वाले को ही तोड़ता। देखो आखिरी वाले को ही, अंत लिखा हुआ है, आखिरी वाले को ही तोड़ना है। रा से कोई छेड़खानी नहीं, मां में से क्या निकालते? बड़ा आ। तो यहां पर इसको गौर करते तो क्या निकलता सर? ये हमारा ये वाला शब्द कौन सा है? ये आकारांत शब्द है, ये अकारांत शब्द है। मैं यहां पर लिखता सर, जैसे मैं लिख देता शनि। क्या लिख देता? शनि। तो क्या करता? शाह को मैं नहीं तोड़ता, लेकिन अंतिम जो अक्षर है उसको मैं तोड़ता। तो ना में से क्या निकलती? हमारी छोटी ई। क्या निकलती? छोटी ई। तो बस ये छोटी के चक्कर में ये क्या बन जाएगा? देखो भाई, छोटी के चक्कर में ये क्या बन जाएगा? ई कारांत। हाँ, अगर यहां लिखा होता रानी तो कैसे तोड़ते अपन इसको? रा प्लस ना प्लस बड़ी ई। तो इसके चक्कर में इसको क्या बोल देते? ई कारांत। उकारांत अगर ऊ निकल आ जाता है ना, जैसे बड़ा ऊ निकल आता, ऐसे ऊ निकलता तो उकारांत, और ऐसे वाला ऊ होता अंत में तो उकारांत। तो अपन ये कह सकते हैं किसी शब्द के अंतिम अक्षर में जो स्वर छिपा होता है, क्या बोला मैंने? किसी शब्द के अंतिम अक्षर में जो स्वर छिपा होता है उससे ही हम अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत डॉट 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 बोल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई आपसे पूछ ले, जैसे मैं ही आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप बताना उसमें क्या है। देखो भाई ध्यान से इसको बना लो, जिनको बनाना हो तो, है ना, इनको इसका स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे कल से, है ना, क्योंकि अब क्या करना पड़ेगा, आप लोग लिखेंगे। मैं शानदार नोट्स आप लोगों को बनवा रहा हूं और पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगी, डोंट वरी, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अगर मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखना भाई, ये लिखा हुआ है कि ये जो राजू शब्द है इसमें क्या है, तो आप क्या करोगे? रा को नहीं, शब्द के आखिरी अक्षर जीव को देखेंगे। जा में से क्या निकलेगा? बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ है तो क्या होगा? उकारांत। तो ये जो राजू शब्द है वो क्या है? उकारांत। ऊ से अंत हो रहा है सर, इसीलिए इसको उकारांत। छोटा ऊ से होता तो उकारांत। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते है ना भाई। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो, आज की क्लास हमारी पूरी एडवांस स्पेशल क्लास है भाई, है ना। एडवांस चल रहा है इसमें थोड़ा सा, है ना। क्या चल रहा है? एडवांस हमारा चल रहा है। वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? हाँ, बस वीडियो में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब देखें आप लोग। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सर दग्धाक्षर क्या होते हैं, या दशाक्षर। दग्धाक्षर, कई जगह इसको दशाक्षर भी लिख देते हैं। दशाक्षर क्या होते हैं सर? ये भी बहुत से बच्चे जानते होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। दशाक्षर या दग्धाक्षर क्या होते हैं? आपसे अगर मैं पूछूं कि दशाक्षर या दग्धाक्षर क्या होते हैं तो जल्दी से आंसर दें भाई बच्चे, ऐप वाले बच्चे। ऐप पर बच्चे ज्यादा जुड़े हुए हैं, याद रखना। यूट्यूब पर वीडियोस के चक्कर में थोड़ा सा ऐप पर जो क्वालिटी है वो इसकी तुलना में काफी हद तक बहुत अच्छी है। ऐप पर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उस पर ऐप की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, बेटर है ना। ये मैंने खुद देखा है इसमें। बाकी आप अभी इसमें ही जुड़े रहो, बाद में क्लास होने के बाद में आप उसमें चेक करना, तो आपको ऐप की क्वालिटी थोड़ी सी बेस्ट मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, और जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा सिर्फ वही मान्य होंगे। क्या होंगे? सिर्फ वही मान्य होंगे। काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनको जुड़ना हो जुड़ जाइए, नहीं जुड़ पाओ डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, है ना भाई। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आपकी मर्जी, आपको जो करना है। चलो, तो दशाक्षर या दग्धाक्षर क्या होते हैं
वो सुन लीजिए। देखो सर मैं आप लोगों को क्या पढ़ाता हूं, आप अच्छा कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये चीजें आज जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में ना आए, हो सकता है ऐसा, क्योंकि है ना, ऐसा हो सकता है, इसीलिए हो सकता है क्योंकि हमने चीजें शायद पढ़ी नहीं होंगी या हमारा कुछ चीजें बेस कमजोर होगा। लेकिन याद रखना बेस की जरूरत नहीं है, बड़ी सरल चीजें हैं ये, है ना। क्या है सर, ये हमारी बड़ी सरल चीजें हैं जो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है भाई, चलो देखा भाई, दशाक्षर या दग्धाक्षर हमारे क्या होते हैं। देखो दशाक्षर या दग्धाक्षर क्या होते हैं। आप लोगों ने सर वो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा ना, हमने कुछ नहीं पढ़ा सर, हम तो पहली बार क्लास ले रहे हैं। सर मैं आप लोगों को वाणिक छंद पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा यमाता राजभान सलगा, ये पढ़ाऊंगा। वहां पर सर गण होते हैं सर, एक वाणिक छंद होंगे, वहां पर सर हमारे सिर्फ गणों से ही वो बना हुआ है। और 8 क्या होते हैं, 8 होते हैं गण। गण कितने होते हैं, 8। वो कैसे बनते हैं 8 गण, इनको ही चुरा चुरा के, ये जो पहले पहले अक्षर आपको दिख रहे हैं ना, ये पहले पहले अक्षर, इनको ही चुरा चुरा के गण बन जाते हैं। देखो लेकिन कितने हैं सर, 8 ही गण हैं। कितने गण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन कौन से गण होते हैं, देखो या को ले लो और गण के साथ चिपका दो यगण, ऐसे ही मां को लिख लो गण के साथ तो मगण, ऐसे ता को लिख दो तो तगण, ऐसे रा को लिख दो तो रगण, छोटे ही लेना है ना, बड़े नहीं लेना। रगण जगण, है ना, क्या ले लिया, जगण। जगण के बाद में भगण, भगण के बाद में नगण, नगण के बाद में नगण दिख रहा है ना, नगण, नगण के बाद में सगण। कितने गण होते हैं, 8। अभी बताया था गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। लेकिन जो सूत्र लिखा हुआ है वो कितने अक्षरों का लिखा हुआ है, सूत्र कितने अक्षरों का लिखा हुआ है सर, एक 90 नंबर का और 10वें नंबर का 10 लिखे हुए हैं। सूत्र में तो 10 अक्षर हैं, लेकिन सिर्फ गणों में सिर्फ अपन 8 का ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि गण हमारे कितने हैं, पॉसिबिलिटीज सिर्फ हमारी 8 ही बनती हैं। तो अभी के लिए सुन लो, जो बच्चे छंद जानते हैं वो समझ गए होंगे 1 सेकंड में, लेकिन जो बच्चे पहली बार इन चीजों को देख रहे हैं तो उनको सिर्फ इतना याद रखना है कि गण हमारे होते हैं सिर्फ 7 तक। कहां तक होते हैं, सिर्फ इतने 7 तक ही हमारे क्या होते हैं, गण होते हैं, सिर्फ 7 तक गण होते हैं। ला और गा गणों में गिने नहीं जाते, तो इन ला और गा को ही क्या बोलते हैं, इन ला और गा को ही दशाक्षर या दग्धाक्षर। तो अपन कहेंगे ला और गा ही क्या है, दग्धाक्षर या दशाक्षर हैं। इसीलिए इनका अपन सूत्र या गणों में प्रयोग नहीं करते। सूत्र में तो ये आए हैं ला और गा, लेकिन जब गण लिखने होते हैं 8 तब अपन इन 2 को छोड़ देते हैं। ये बात आपको आगे जब मैं आपको छंद पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगी, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखना कि हमारे जो गण हैं वो 8 ही होते हैं और अक्षर इस सूत्र में 10 हैं, तो 2 तो हटाने पड़ेंगे, ला और गा। तो ला और गा हटा दिए तो वही हमारे क्या बन गए, वही हमारे दग्धाक्षर बन गए। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो चलो अब आता है सर एक क्वेश्चन। प्रैक्टिस नहीं है सर, आप लोग सोचोगे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्लास ही है एक तरीके से। क्या है सर, ये हमारी क्लास ही है। चलो मैं अब आपके सामने एक क्वेश्चन बोलता हूं, ऐसा कौन सा स्वर है कुल में से, है ना, कुल जो टोटल हैं, मतलब आपके जो नपुंसक वर्ण हैं अयोग वाक् को मिलाकर भी सब में ही बताना है। ऐसा दिख रहा है भाई, हाँ, ऐसा कौन सा स्वर है जो 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 निरनुनासिक, जो निरनुनासिक नहीं है। ध्यान से सुनना भाई इस सेंटेंस को, जो क्या लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। कई लोगों को तो ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा, है ना भाई, कई लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को आ जाएगा। ऐसा कौन सा स्वर है जो निरनुनासिक नहीं है। मैं आपके सामने अब स्वर बोला है तो स्वर तो हमारे 11 होते हैं। क्या होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें वो 2 और जोड़ दूं, कौन कौन से, है ना, स्वर कितने होते हैं,
11 होते हैं, 11। और लेकिन मैं 2 और जोड़ दूं, कौन कौन से? अंग और आहा। क्योंकि सर ये हमारे अयोगवा ध्वनियां हैं, स्वरों में कभी कभार ये प्रयोग हो जाती हैं, इसीलिए वैसे तो नहीं होती हैं लेकिन बनी ये स्वर से ही हैं। इनको नपुंसक वर्ण कहने का मतलब है ये स्वर और व्यंजन दोनों ही होती हैं, तो दोनों होती है, इसीलिए मैं इनको ये वाला क्वेश्चन बन रहा है हमारा, ये क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए मैं आपको लिखा रहा हूं। ऐसा कौन सा स्वर है जो निरनुनासिक नहीं है? सर पहली बात तो सर इसको समझें, निरनुनासिक का मतलब क्या है कि सर निरनुनासिक का मतलब क्या होता है? निरनुनासिक का मतलब होता है नाक का प्रयोग नहीं, बिना नाक वाला, नाक का प्रयोग नहीं होता उसको बोलते हैं निरनुनासिक। नाक का प्रयोग नहीं उसको बोलते हैं निरनुनासिक, या अपन बोल सकते हैं इसी को मौखिक। इससे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है ना, मौखिक। क्या बोलेंगे इसको? मौखिक, यानी सिर्फ मुंह से बोले जाने वाला। क्योंकि सिर्फ जो मुंह से बोला जाएगा उसका ही तो मतलब होगा, जो नाक का प्रयोग नहीं होगा वो किससे होगा? सिर्फ मुंह से ही तो होगा। अरे भैया जिस चीज में मुंह का प्रयोग हो रहा हो और जिसमें मतलब मुंह का ही प्रयोग हो रहा हो, तो 100% बात क्लियर है कि नाक का भी प्रयोग, उसमें नाक का प्रयोग नहीं होगा। मुंह से बोल रहे हैं तो नाक का प्रयोग नहीं होगा। तो मौखिक स्वर कौन सा है? इस निरनुनासिक को अपन क्या बोल सकते हैं? मौखिक। अब पढ़ना इस क्वेश्चन को, ऐसा कौन सा स्वर है जो मौखिक नहीं है? मतलब जिसमें नाक लगती है, जिसमें नाक लगती है। क्योंकि सर मौखिक नहीं का मतलब है नाक लगती है, तो वो है सिर्फ हमारा कौन सा? सिर्फ ये वाला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा अंग। क्या होगा? देखो भाई फिर से सुनो इस क्वेश्चन को, फिर से सुनो इसको। सिर्फ इसमें ही नाक का प्रयोग होता है और किसी में भी नाक का प्रयोग नहीं होता है। जैसे छोटा आ ए ई उ री ए ऐ ओ औ अंग आहा। तो सिर्फ अंग जो है इसमें ही हमारा किसका प्रयोग होता है? इसमें ही हमारी नाक का प्रयोग होता है। इसमें ही हमारी किसका प्रयोग होता है? नाक का, यानी नासिका का प्रयोग होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैंने क्वेश्चन क्या लिखाया है? ऐसा कौन सा स्वर है जो निरनुनासिक है? निरनुनासिक का मतलब आप लिख सकते हो मौखिक। निरनुनासिक का मतलब कौन सा है? मौखिक, है ना। और लेकिन लगा क्या है यहां पर? नहीं है, मतलब मौखिक नहीं है। सर जो 12 है ना, जो 12 सभी मौखिक हैं। 12 कौन से हैं? सब मौखिक हैं, सब मुंह से ही बोले जाते हैं। और ये जो अंग है वो सिर्फ किससे बोला जाता है? नाक से। तो यही हमारा क्या होगा? नासिक होगा। तो निरनुनासिक नहीं होगा सर। बात समझ पा रहे होगी नहीं? क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है, बस इसकी आपको क्या करना है? इसको सिर्फ आपको सुनना अच्छे से है कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन ये आया था एक बार, तो बच्चे इसको क्लियर ही नहीं कर पाए। फिर से मैं बता देता हूं क्या इसका मतलब। आप तो ये जो निरनुनासिक और ये जो नहीं शब्द लिखा है ना, पर ये 2 ही सबसे इंपोर्टेंट टर्म है इसके अंदर। कौन कौन से? एक तो ये निरनुनासिक और एक जो नहीं लिखा हुआ है ना, वही इसके सबसे महत्वपूर्ण टर्म है। निरनुनासिक का मतलब क्या होता है? नाक नहीं, नाक का प्रयोग नहीं। अब भैया नाक का प्रयोग नहीं होगा तो मौखिक होगा वो। तो मैंने क्या बोला है? ऐसा कौन सा स्वर है जो मौखिक नहीं है? मतलब किसका होगा? नाक का होगा ना। अरे मौखिक नहीं है तो क्या होगा? नाक यानी नासिक का प्रयोग होगा। तो इसका मतलब वो कौन सा होगा जिसमें हमारे नाक का प्रयोग होता है? अब तो अपन बोल देंगे अंग का। किसका प्रयोग होगा? तो अंग। अपने लिए आंसर कौन सा हो गया? ये। बस इतना ही बताना था। निरनुनासिक का मतलब मौखिक होता है। निरनुनासिक का मतलब होता है मौखिक। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं सॉल्व कराता हूं जल्दी से। ये क्वेश्चन संख्या पर आधारित क्वेश्चन है ना। क्या है? संख्या पर आधारित क्वेश्चन है। आप याद रखना, मैं आपका प्रैक्टिस सेशन नहीं ले रहा हूं, एक तरीके से ये क्लास ही है। और इसमें कुछ ऐसी टर्म हमारी छूट जाती हैं जो अपन क्लास में उनको नहीं कर पाते हैं, तो उनको अपन यहां करते हैं फिर। ठीक है भाई, ये अंतिम क्लास होती है वर्णमाला की। क्या होती है? ये अंतिम क्लास वर्णमाला की होती है। चलो अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष की संख्या कितनी है? जिन्होंने इसको पढ़ा होगा वही बता पाएगा, है ना। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष की संख्याएं कितनी हैं?
सर ये संख्याएं पूछ लेते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है ना वहां पर, वो तो सर पूरा प्रयोग करके पढ़ाया है, इसीलिए संख्या उसमें ज्यादा या कम हो सकती है। क्या बोला मैंने? कि मैंने जो आपको पढ़ाया है वो सभी वर्णों पर पढ़ाया है, ड़ा और ढा को भी पढ़ाया है, इसीलिए वो संख्या, इनके चक्कर में वहां पर हमारी संख्या कम या ज्यादा हुई होंगी। लेकिन जब संख्या पूछता है तो इनको काउंट नहीं करते हैं। तो सर मैं संख्या आप लोगों को लिखा देता हूं, अघोष सघोष में से 13 देखो इनका जो एक्सपेरिमेंट चला है ना, ये एक्सपेरिमेंट ये चलता है सिर्फ और सिर्फ मूल व्यंजनों पर। कितने पर? मूल व्यंजनों पर, मूल वर्णों पर। कितने पर चलता है? मूल वर्णों पर। और मैंने आप लोगों को पहले ही दिन की व्यंजन इसकी क्लास में पढ़ाया था कि वर्णों की संख्या वैसे कितनी है वर्णमाला में? 52 है। कितनी है? दिख रहा है आप लोगों को? 52 है। लेकिन मूल वर्ण कितने होते हैं सर? मूल वर्ण होते हैं 44। कैसे? 33 तो व्यंजन और 11 स्वर। 11 स्वर 33 व्यंजन। तो कुल मिलाकर ये जो ड़ा, छत्र, ज्ञा, अंग, आहा, ये तो हमारे किस में चले जाते हैं? पूरे 52 में होते हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ संख्या कितनी है? अगर संख्या इनकी बतानी है तो मूल वर्ण है हमारे पास। कितने हैं मूल वर्ण? 44 ही हमारे पास मूल वर्ण है। इनको ही आधा उदा कर करके इसमें संख्या फिल करनी है। ठीक है भाई। तो ड़ा को अपन वहां पर काउंट नहीं करते हैं, और जब पढ़ाते हैं तो जरूर मैंने बता दिया था कि अल्प प्राण महाप्राण की संख्या नहीं, वहां पर कंसेप्ट सीखा था। लेकिन अगर संख्या की बात की जाएगी तो संख्या आप लोगों को मैं बता देता हूं। अघोष सघोष में से याद रखना, हमने जो याद किए थे, देखो हमने वहां पर याद किया था महाप्राण को, और किसको याद किया था? अघोष को। जिन्होंने मेरी क्लास ली होगी, मैंने आपको महाप्राण और अघोष याद कराया था। महाप्राण और अघोष याद कराया था। अरे कराया था कि नहीं? तो देखो भाई मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। अगर मैं अल्प प्राण की बात करूंगा और महाप्राण की बात करूंगा, अघोष और सघोष की बात करूंगा, तो देखें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि महाप्राणों की संख्या तो पता नहीं हमें क्या होगी, जिनमें एच जुड़ता है वो होती है सर। अगर मैं इसमें 14 लिख दूं, किसमें? महाप्राण हमारे 14 हैं, तो ये बताओ सर अल्प प्राण कितने होंगे? मैं आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि महाप्राण अगर हमारे 14 हैं तो अल्प प्राण कितने होंगे? बताओ भाई। तो भैया 44 है ना, 44 में से कितने निकाल दिया आपने? 14 महाप्राण में निकल गए, तो बचे कितने सर वहां पर? क्योंकि हमें 44 का ही बंटवारा करना है। अगर मैं अघोष सघोष की बात करूं, अघोष सघोष कितने, तो आपको अघोष मैंने कितने पढ़ाए थे? 13। तो 13 अगर इसमें से चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? अरे कितने बचेंगे? 13 अगर इसमें से गए तो 31 वर्ण हमारे किसमें बचेंगे? मतलब 44 का ही बंटवारा हमें करना है 2 जगह, और 44 का जो बंटवारा होगा वो अल्प प्राण महाप्राण अघोष और सघोष में करना है। ये इनके स्पेशल संख्याएं हैं, जो मुख्यतः संख्याएं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। हाँ, वहां पर जब आप गिन रहे होगे, पीछे गिन रहे होगे, तो गिनने में संख्याएं हमारी क्या जाएंगी? गिनने में हमारी संख्याएं वहां ज्यादा जाएंगी। क्यों जाएंगी ज्यादा? क्योंकि वहां पर हमने पूरा कंसेप्ट समझा था कि क्यों ड़ा और ढा भी हमारे क्या है सर? महाप्राण है कि अल्प प्राण है, या अघोष है कि सघोष है। लेकिन संख्या हमारी क्या है? यही है, अल्प प्राण 30, तो महाप्राण कितने बचे होंगे? 14। अघोष 13 है तो सघोष कितने होंगे? 31। क्योंकि दोनों मिलाकर कितने होने चाहिए? 44 होने चाहिए। दोनों मिलाकर कितने होने चाहिए? 44 होने चाहिए। तो आप लोग देख रहे होंगे, आपको ये 44 ही दिख रहे होंगे। कितने दिख रहे होंगे? 44 ही दिख रहे होंगे। ठीक है भाई। कई जगह अल्प प्राणों की संख्या सिर्फ 19 भी लिख देते हैं, तो वो सर हमारे स्वरों को हटा के लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? ये जो स्वर हैं हमारे, उनको हटा के लिख देते हैं। चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन, छोटा सा बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, मुझे बताइए कि तालव्य वर्णों की संख्या कितनी है? चलो मैं ये क्वेश्चन इसीलिए बता रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा ये ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान में रखेंगे, है ना? ऐसे क्वेश्चंस को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि तालव्य या तालु वाले वर्ण, तालव्य या तालु वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या कितनी है? तालव्य या तालु वर्णों की संख्या कितनी है? जल्दी से एमपीएसआई 2016 में, है ना? एमपीएसआई 2016 में शायद 4 सितंबर सेकंड शिफ्ट, सेकंड है कि फर्स्ट है? शायद सेकंड ही शिफ्ट है।
हाँ शायद सेकेंड ही शिफ्ट है। तो 2016 और 2016 में जो ऑफलाइन स्टार्ट हुआ था, और सितंबर कितना 4 सितंबर, और शायद हमारा जो सेकेंड शिफ्ट थी, सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बताने का लॉजिक क्या है, क्यों मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं आप लोगों को, तो इसको मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी हमारे आ जाते हैं। अभी तो चलो तालब भी पूछा, कोई कंठ पूछ लेता मुर्दा, तो आपको सीधे गिनने हैं पीछे, है ना, जो लिखे हुए ना ऊपर, बस उनको ही गिनना है। तो मैं फिर भी बता देता हूं कि तालब वर्णों की संख्या कितनी है। ये आंसर उन्होंने माना था क्या, 9। कितना माना था, 9। तालब वर्णों की संख्या कितनी है, 9। सर क्यों है 9, कौन कौन से 9 है सर तालब वर्ण, तो बहुत अच्छे से जानते हो, आप लोगों को कल पढ़ाया था। ये चा, ये छा, ये जा, ये झा और ये या, इनके अलावा या और ये शा पढ़ाए थे कि नहीं, अरे ये पढ़ाए थे कि नहीं। ये कितने हो गए, 4 और 3 7। अब याद करो कि स्वर भी कौन कौन से, छोटी ई और बड़ी ई तालब्य होते हैं, तो गिनना भाई कितने हो गए, 4 3 7 और 2 9। इसीलिए तालब्य वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है हमारी, 9। अब कोई सा भी पूछ ले, कंठ पूछ ले, मूर्धा पूछ ले, आपको मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं। आप क्वेश्चन बाहर निकालोगे और आंसर अपना 1 सेकंड में दोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं, है ना, आगे बढ़ जाऊं। चलो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, चलो क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, हाँ। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन है, बताएंगे भाई। जिन ध्वनियों का उच्चारण व्यंजनों की तरह और प्रयोग स्वरों की तरह हो, देखो भाई क्वेश्चन है ये, जिन ध्वनियों का उच्चारण व्यंजनों की तरह, कैसा हो सर, व्यंजनों की तरह, और प्रयोग स्वरों की तरह हो, उसको हम क्या कहेंगे, और कौन किसको कहते हैं जिन ध्वनियों को उच्चारण। ऑप्शन दे देता हूं, 4 ऑप्शन है भाई, ये आ चुका है इसीलिए क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। देखा भाई, पहला तो अंग आहा, दूसरा है ओ औ, तीसरा है चौथा है, बताओ भाई। जिन ध्वनियों का उच्चारण व्यंजनों की तरह और प्रयोग स्वर की तरह होता है, बच्चा भी बता देगा भाई इस क्वेश्चन को, इसमें कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बताओ भाई जल्दी से, फटाक से आंसर दोगे भाई, कैसे आंसर दोगे, फटाक से आंसर आना चाहिए कि ये कौन सा स्वर है जो जिसमें जिसको बोलते, उच्चारण मतलब बोलते कैसे हैं, व्यंजन, उच्चारण का मतलब बोलना, बोलते व्यंजन की तरह है और प्रयोग स्वर की तरह होता है, प्रयोग स्वर की तरह होता है। अब इसीलिए तो अब इसको ये नहीं कह सकते ना कि वो हमारे क्यों कंडीशन हमारी बदलती है। देखो आंसर है इसका ये ए, आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है ए। क्यों है सर आंसर ए, क्योंकि आप एक चीज समझोगे, ये जो अंग और आहा है, इसकी अगर मैं बात करूं, ये जो बिंदी आपको दिख रही है, ये जो बिंदी है, इसका उच्चारण ना और मां की तरह होता है कि नहीं होता है, इसका उच्चारण ना और मां की तरह होता है कि नहीं होता है ना भाई, इसका उच्चारण कैसा होता है, ना और मां की तरह होता है कि नहीं होता, होता है सर बिल्कुल। और ये जो आपको दिख रहा है, इसका उच्चारण कैसे होता है, हा की तरह होता है। तो आप एक चीज समझ गए कि ये जो बिंदी होती है, इसका उच्चारण हमारा ना और मां की तरह होता है। तो ना और ये जो मां है वो क्या है सर हमारे, वो है व्यंजन, वो क्या है सर हमारे व्यंजन। और ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है हमारा हा है, और ये भी क्या होता है हमारा व्यंजन। तो अपन एक चीज कह सकते हैं कि दिखने में तो सर ये मतलब इनको जब अपन बोलते हैं तो अंग और हा बोला जाता है, तो अंग यानी ना और मां की तरह बोला जा रहा है तो व्यंजन कहेंगे। ऐसे अहा बोलेंगे तो हा की तरह बोलेंगे तो इसको भी व्यंजन कहेंगे। लेकिन सर ये लिखे किसके साथ जाते हैं, ये लिखे किसके साथ जाते हैं,
किसके साथ लिखे जाते हैं हमेशा? ये लिखे जाते हैं स्वरों के साथ। आपने देखा भी होगा अगर ये शुद्ध व्यंजन नहीं होते तो इनको अपन अलग से लिखते, लेकिन ये हमेशा किसके साथ लिखे जाते हैं? ये लिखे जाते हैं हमेशा स्वरों के साथ। आपने देखा होगा ए आई ओ औ, फिर उसके बाद में अंग और आहा, तो वो हो गया सर प्रयोग। वो क्या हो गया? प्रयोग। प्रयोग के लिए लिखने के लिए स्वरों का सहायता लेगा, ये स्वरों के साथ लिखा जाएगा। लेकिन इसका जो उच्चारण है, इसका जो बोलने का तरीका है, वो है सर व्यंजनों की तरह। कैसा है सर? क्यों है सर? क्योंकि इसको अपन बोलते हैं अंग। अंग यानी इस बिंदी का उच्चारण ना और मां की तरह होता है, और ना और मां हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ऐसे ही सर अहा, तो ये जो विसर्ग लगा हुआ है इसका उच्चारण हा की तरह, और हा हमारा व्यंजन। तो उच्चारण के तौर पर देखा जाए तो अंग और अहा क्या होते हैं? हमारे उच्चारण के आधार पर ये व्यंजन की तरह काम करेंगे, और जब प्रयोग की बात आएगी तो प्रयोग के में ये स्वर की तरह काम करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात आ गई होगी, समझ में आई हो। चलो आ गई बात समझ में? चलो अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जो बताएगा है ना, उसको थोड़ा सा मैं मानूंगा कि हाँ वो बच्चा समझदार है। ठीक है भाई? हाँ, एक क्वेश्चन और है जो आप सभी बताएंगे कि क्या उसका आंसर होना चाहिए। क्या उसका आंसर होना चाहिए? देखा उसका आंसर क्या होना चाहिए। देखें अब आ जाते हैं सर छोटी छोटी कुछ एक दो चीजें हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे आगे। सर ये दो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं बोर्ड पर, इनको बड़े ईमानदारी से पढ़ना कि इनका मतलब क्या है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन और उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। पहली हेडिंग लिखिए, देखना, उच्चारण के आधार पर व्यंजन। और दूसरी है सर हमारी, पहली ही मान लो, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन कट गया है ना, वो व्यंजन ये ऊपर लिखे देता हूं व्यंजन। ठीक है भाई? तो देखें ये दोनों ही क्वेश्चन में सर जमीन आसमान का फर्क है। दोनों ही क्वेश्चंस में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों ही क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोई आप लोगों से ये पूछे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन कौन कौन से हैं, तो मैं आप लोगों को कितने बताऊंगा? उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या है हमारी कितनी? 8। कितनी है संख्या? 8। और उच्चारण स्थान की बात करूंगा तो संख्या कितनी है? 8 ही है सर। कितनी है? 8 ही है। लेकिन 8 वो अलग है सर, और 8 ये अलग हैं। देखो कौन कौन से 8 हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, दूसरा स्पर्श संघर्षी, जिनको अपन ऊष्म बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी यानी संघर्षी, है ना, और तीसरा संघर्षी व्यंजन। क्या होते हैं सर? संघर्ष। ये मैं आप लोगों को तीनों ही पढ़ा चुका हूं, है ना, तीनों ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन इनमें भी मैं आप लोगों को अंतर बता दूंगा, है ना। चौथा होता है संघर्षहीन व्यंजन। क्या होता है? संघर्षहीन व्यंजन। अभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को थोड़ा सा इनके बारे में। संघर्षहीन 5वें नंबर पर आता है लुंठित। क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन। क्या होता है सर? लुंठित व्यंजन बताया था ना, रा को ही लुंठित व्यंजन बोलते हैं, या प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं, ताड़नजात बोलते हैं, वो प्रकंपित बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं प्रकंपित। बताया था कि नहीं? अच्छा, 6वें नंबर पर कौन सा है? ताड़नजात यानी द्विगुण। क्या होता है? द्विगुण या उत्क्षिप्त। पढ़ाया था कि नहीं? उत्क्षिप्त, ताड़नजात। और पार्श्विक और नासिक। कौन कौन से? 7वें नंबर का है पार्श्विक, और 8वें नंबर का है नासिक। सर ये जो 8 हैं, ये है सर उच्चारण के आधार पर कि इनको उच्चारण क्या है सर इनका, है ना। और उच्चारण स्थान में भी सर चीजें अलग हैं।
उच्चारण स्थान में सिर्फ वो भी हमारी 8 ही हैं, लेकिन वो कौन कौन सी हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इनके बारे में भी अंतर बताऊंगा कि स्पर्श स्पर्श संघर्षी और संघर्षी संघर्षहीन, इनमें क्या अंतर है। ये 4 मैं आप लोगों को अभी 2 मिनट में समझाऊंगा क्या होता है। और ये अभी पहले सबके नाम लिख दूं, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे। देखो ये भी हमारे 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सबसे पहला कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ, ये नासिका वाला कॉमन, नासिका, नासिका के बाद में वत्स्य और दंत्योष्ठ। कल पढ़ाया था ना आप लोगों को, यही तो पढ़ाया था मैंने। सबसे पहली क्लास जो चली थी हमारी आधा घंटे की, वो क्या थी? ये वाली क्लास तो थी, ये वाली, और ये से पहले मैंने पढ़ाया था। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों ही क्वेश्चन के अलग अलग हैं और अलग अलग ही इनके कॉन्सेप्ट हैं। देखो भाई, उच्चारण के आधार पर व्यंजन बात करेगा तो ये 8 है, और उच्चारण स्थान की बात करेगा तो कल मैंने आपको उच्चारण स्थान बताया था ना कि मुंह के अंदर ही कंठ है, मुंह के अंदर ही तालु है, गड्ढा वाला भाग मूर्धा है, दांतों के ऊपर दरदरा भाग। पढ़ाया था कि नहीं? अरे पढ़ाया था कि नहीं? सर पढ़ाया था, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो बस वो यही है, दोनों क्वेश्चन को ऐसे आप लोग समझ सकते हो कि अगर उच्चारण के आधार पर व्यंजन पूछे तो 8 होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर पूछे तो उच्चारण स्थान के आधार पर ये 8 होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, इसीलिए ये जो आखिरी की क्लास है इसको वही बच्चा समझ पाएगा जो मेरी पहली क्लासेस, जो 7 क्लासेस हैं वो देख के आया होगा, वही इन क्लास को पढ़ सकता है। याद रखना, जबरदस्ती दिमाग लगाने की कोशिश नहीं है ना, बिल्कुल करना मत आप लोग, दिमाग लगाना भी नहीं, क्योंकि ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, इसीलिए उन बच्चों को समझ में आ जाएगा। कल की क्लास जो है 7वें नंबर की क्लास में आप लोग देखना, मैंने आप लोगों को यही पढ़ाया था, और ये तो मैं उससे पहले बहुत दिन पहले ही पढ़ा चुका था। लेकिन अब सर ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लुंठित का मतलब रा, ताड़न जाट अड़ा, पार्श्विक ला, नासिक के जो आखिरी वाले 5 हैं। सर इनमें 4 में बड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है। किसमें? इन 4 में बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा। किसमें? इन 4 में बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। सर आज अपन उनका पूरा कंफ्यूजन निकाल देंगे भाई। क्या निकाल देंगे? उनका पूरा कंफ्यूजन अपन बाहर फेंक देंगे। क्या होता है सर संघर्षी, क्या होता है स्पर्श व्यंजन, और क्या होते हैं सर हमारे स्पर्श संघर्षी, क्या होते हैं संघर्षहीन। देखो भाई, सबके मैं आपको मतलब बता दूं। आपको स्पर्श व्यंजन कितने बताए थे? आ गया होगा याद, 25 होते हैं कि नहीं स्पर्श व्यंजन, 5x5। इन्हीं को तो बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। ये क्या होते हैं सर हमारे? वर्गीय व्यंजन। क्या होते हैं सर हमारे? ये वर्गीय व्यंजन होते हैं। स्पर्श संघर्षी, संघर्षी और संघर्षहीन। चौथे नंबर वाले को पहले सुने, क्या होता है? ये जो संघर्षहीन व्यंजन लिखा हुआ है, इसका मतलब जिनको बोलने में बिल्कुल भी समय, यानी अपन कह सकते हैं बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता, संघर्ष के बिना ही, यानी संघर्षहीन है, उनमें संघर्ष ही नहीं लग रहा, कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि सर किसी को अगर लगवा मार जाता है तो वो य और वाह नॉर्मली बोल सकता है। सर बताया था कि नहीं? याद आ गया होगा आप लोगों को। उन्हीं को बोलते हैं संघर्षी, अर्धस्वर। बताए थे कि नहीं? तो अपन संघर्षहीन यानी वो होते हैं सर हमारे या और वाह, ये होते हैं हमारे संघर्षहीन। चारों टर्म में अंतर है सर। संघर्षहीन या और वाह को बोलते हैं, जबकि ये जो 2 हमारे लिखे हुए हैं संघर्षी, संघर्षी और ये होते हैं, इसको ही बोलते हैं ऊष्म संघर्षी या ऊष्म संघर्षी या संघर्षी बोल दीजिए। ये होते हैं कौन से? ये बताया था कि नहीं? सा 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 हा, बताए थे कि नहीं? सा 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 हा, बताए थे कि नहीं? इनको ही बोलते हैं संघर्षी। ये इसीलिए बता रहा हूं, पढ़ा सब चुका हूं, लेकिन बच्चा तब भी डाउट में ना रहे। और स्पर्श संघर्षी आप लोगों के लिए थोड़ा नया है कि सर स्पर्श संघर्षी क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को तालु वाले पढ़ाए थे सर, या रा ला वा, सॉरी तालु वाले कौन से थे? चा, छा, जा, झा और या। सर इनको तालु वाले जो हैं इनको ही क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। चा, छा, जा, झा और या क्या होते हैं? चा, छा, जा, झा, या। लेकिन सर होते तो हैं, लेकिन मूल जो स्पर्श, इनको ही बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श करके बाहर निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? स्पर्श करके। चा, ऐसे ये तालु है, ये क्या है? तालु, ये रही जीव। चा, छा, जा, झा, न्या।
ऐसे बोले जाते हैं। लेकिन सर इनमें भी कोई आपसे ये पूछ ले कि स्पर्श संघर्षियों की संख्या कितनी है, तो 5 है सर, हम लगा देंगे 5 है। लेकिन मूल कितने हैं? मूल स्पर्श संघर्षी, मूल स्पर्श संघर्षियों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी? चा, छा, जा, झा। ये जो यहां है इसको काउंट नहीं करते, क्योंकि ये हमारा किस में चला जाता है? ये हमारा चला जाता है नाक वाले में। किस में चला जाता है? नाक वाले में चला जाता है, यानी नासिका में चला जाता है, पंचमाक्षर में चला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो स्पर्श संघर्षी बोल दे कोई आप लोगों से, तो इनको अपन बोलते हैं। ठीक है भाई। तो मूल स्पर्श संघर्षी होते हैं 4। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक बार क्वेश्चन ये भी आया था सर कि स्पर्श संघर्षी बताइए, तो 5 ऑप्शन में नहीं था, तो 4 माना था उसका आंसर, है ना? तो 4 ही इसका। वैसे जो आपसे 99 जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मूल स्पर्श संघर्षी, वो आपको 99% कितना लगाना है? 4 ही लगाना पड़ेगा। जब भी आपसे कोई पूछे, कभी कभार वो मूल नहीं पूछता, नॉर्मली इस भी स्पर्श संघर्षी पूछता है ना, तो आपको 4 ही उत्तर देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? 4 ही इसका उत्तर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सर 99% जो क्वेश्चन प्रचलन में है वो स्पर्श संघर्षी का यही है, स्पर्श करके और संघर्ष करके बाहर निकल आती हैं। इसीलिए ये वाली जो 4 ध्वनियां हैं, इनमें से आखिरी को नासिका में भेज देते हैं, और ये 4 को क्या मानते हैं? स्पर्श संघर्षी मानते हैं। ये वाली क्लास उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जो मेरी पहले क्लास ले चुके हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, बात समझ में आ गई। चलो, हाँ भाई, अब आ जाइए नेक्स्ट। हटा दूं सर? लो भाई, हटा देता हूं मैं। चलो, अब आ जाते हैं थोड़ा सा अपन आगे, है ना भाई? थोड़ा सा अपन आगे आ जाएंगे, ज्यादा आगे नहीं आएंगे। आज अपन इसको पूरा अंतिम कराई देते हैं दर्शन। ठीक है भाई। अब मैं सर कुछ चीजें लिख रहा हूं, और उनको आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग कि ये चीजें क्या है। देखो भाई, सबसे पहले तो ये डा, फिर है सर ये डा, फिर है सर ये डा, ढा, फिर है सर ये ढ़ा, बता दूंगा भी आप लोगों को। फिर है सर हमारा ये, अलग है सर ये अंग, फिर है सर हमारा ये, और फिर है सर हमारा ये जो दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी अलग अलग हैं भाई। ये क्या है? सभी अलग अलग हैं। सभी क्या है? ये हमारे अलग अलग हैं। इनको बोलने का तरीका भी क्या है? अलग अलग है, और इनके उदाहरण भी अलग अलग हैं। कैसे इनके उदाहरण, बोलने का तरीका अलग ये क्यों है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे सर मैं अगर इसकी बात करूं, तो पहले तो सबकी मैं पता है क्या लिखे देता हूं? इंग्लिश लिखे देता हूं। सबकी मैं क्या? इंग्लिश लिखे देता हूं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको बोलते हैं DA, डा, और इसकी बात करूं तो ये होता है DHA। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये DA है, ये DHA है। ये भाई साहब इसका भाई है, और ये इसका भाई है कि नहीं? बस बिंदी लगा दी है। लेकिन इसको बोलते हैं RA, और इसको बोलते हैं RHA। सर रा के लिए अपन इसका यूज करते हैं, वो डी नहीं होता सर, क्या होता है? रा होता है सर। तो रा नहीं बोल पाते, लेकिन हिंदी इंग्लिश में कई ऐसे शब्द होते हैं जिनको सर अपन तोड़ते हैं तो रा का ही साउंड ये देते हैं। रा का साउंड ही अड़ा होता है सर, अड़ा होता है, अड़ा, है ना? RA, या आप ये भी कह सकते हो एक RA है, और एक R है, और एक RH है। ये भी कह सकते हो ये रा है और ये RH है। या अपन कह सकते हैं ये RA है, ये RH है, और ये डबल RH है। वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये R है तो ये R क्या बनेगा? ये बनेगा RH। बात समझ में आई कि नहीं? हमें इसके इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है हालांकि, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सर इनको अपन गलत ना कर ले, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। जैसे देखें, अगर मैं इसका उदाहरण लिखूं तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप लोगों को पता होगा, डमरू। क्या होता है सर? डमरू। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है सर लड़का।
देखो अड़ा, क्या बोलते हैं इसको, अड़ा। अगर सर मैं इस लड़का को इंग्लिश में लिखूं तो लड़का ऐसा लिख देते हैं, लड़का, या डी लगा देते हैं लड़का में, तो डी या आर करते हैं, लेकिन वो कायदे से क्या होना चाहिए, लड़का में आर होना चाहिए अगर ये लगा हुआ है तो। बात समझना इस बात को, अगर ये लगा हुआ तो क्या लगाएंगे अपन, आर। अगर डी ये अकेला होता तो डी लगाते। तो ये होता है, इसीलिए अपन लड़का ये इसको पढ़ते हैं ना, तो कई जगह इसको है ना, जैसे आप लोगों के सामने मैं लिखूं, जैसे मैं लिखूं क्या लिखा हुआ है सर, ये किरोरी का किरोड़ी, क्या लिखा हो, किरोरी का किरोड़ी। सर ये किरोरी नहीं है, किरोड़ी है, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है इसका मतलब लिया है उन्होंने, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसीलिए तो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रा की तरह ये हमारा बोला जाता है। तो लड़का हो गया सर हमारा कौन सा, ये। आप इनकी इंग्लिशों पर ध्यान ना दें, आप तो ये समझे बस ये क्या है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ढक्कन। क्या बोलते हैं, ढक्कन। कैसे बोलते हैं, ढा। क्या बोलते हैं, ढा। थोड़ा सा भारीपन होता है इसीलिए ढक्कन। ठीक है भाई, ये होता है सर हमारा ला। जैसे आप लोगों ने पढ़ाई सुना होगा शब्द, लड़ा, पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई में क्या होता है, पढ़ाई में पढ़ाई नहीं होता। अगर मैं बिंदी हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो पढ़ेंगे उसको पढ़ाई, और इसको बोल दिया तो पढ़ाई। और जब पढ़ाई है तो पढ़ाई, अब देखना इसको मैं इंग्लिश में लिखूं तो ये गलत है सर, क्या है ये, पढ़ाई, क्योंकि ये बनेगा सर पढ़ाई, इसमें बनेगा वो पढ़ाई, लेकिन ये होता नहीं है। तो आप लोग इनके इंग्लिश के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ो, आप तो इनके फंक्शन को समझो कि इनका फंक्शन क्या है, आपको कौन सा इसका ट्रांसलेशन करना है। आपसे तो हिंदी का क्वेश्चन आएगा तो हिंदी में ही आप लोग बताना, ढा का मतलब ढा और ढा का मतलब ढा। अब इन तीन में सर जमीन आसमान का फर्क है, इन तीन में क्या है, जमीन आसमान का फर्क है, इन तीन में जमीन आसमान का फर्क है। सर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है सर अंग हाँ। मैं आपको थोड़ा सा बोलना बता देता हूं, हालांकि 100% सही नहीं लिखा हुआ है कि अंग हाँ ही बोलेंगे। ये होता है सर अंग, क्या बोलते हैं इसको, अंग है ना, अंग बोलते हैं। ये लगता कहां पर है, जैसे आपने लिखा है सर वांग में, क्या लिखा है सर, ये भाड़ में नहीं लिखा है, वांग में, तो अंग पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, अंग। वांग में यानी होता है साहित्य, क्या होता है, साहित्य। तो वांग में इसको अपन पढ़ेंगे। तो ये आता है हमेशा किसके साथ, ये हमेशा अपने पांचवें अक्षरों के साथ आते हैं, है ना, पांचवें अक्षर या अपने वर्ग के साथ ये आएंगे, अपने वर्ग के साथ आएंगे। जैसे अगर मैं इसके वर्ग की बात करूं तो इसका वर्ग कौन सा है, का, ख, गा, घा और, तो ये भाई साहब हमेशा किनके साथ आएगा, इनके साथ ही जुड़ा होगा, है ना। लेकिन अगर इनके साथ नहीं जोड़ेंगे तो अकेला आ जाएगा सर ये, है ना। तो इसीलिए तो सर इसकी जब संधि बनती है तो पता क्या बनती है, वाक धन में, तो ये का की जगह क्या आ जाता है, अंगहा आ जाता है। ये भी हमारे मतलब की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमें संधियों में जानना है। बस अभी आप लोग इतना समझें कि इसको अंगहा हम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं या, क्या बोलते हैं इसको, या। ये अपने तालव्य वर्णों के साथ ही आएगा, तालव्य वर्णों के साथ ही आएगा। तालव्य यानी चा, छा, जा, झा, या, इनके साथ ही आएगा, चा, छा, जा, झा। क्योंकि ये किस में आता है, ये वाला वर्ण, ये आता है चा, छा, जा, झा, इनके साथ ही लगेगा। जैसे चंचल, अब कोई चंचल ऐसे लिखना चाहता है, ठीक है भाई, ये भी सही है। कोई चंचल ऐसे नहीं, बिंदी हटा के यही लगा देता है, तो ये भी हमारा सही है। बिंदी हटके अपन इसके साथ, इस भाई के साथ ही तो जोड़ा है, इसी के ग्रुप के साथ अपन इनको जोड़ सकते हैं। ये बात भी आगे आपको संधि में जाननी है, अभी हमें सिर्फ यही। और ये क्या होता है सर हमारा अड़ा, इसको आप क्लियर क्या बोलते हो, अड़ा ही बोलते हैं, जो जिसको अपना सुटेबल अड़ा खाली जो आपका होता है ना। अब खाली माली कुछ नहीं है, बचपन में ये खाली क्यों हो गए, मैडम ने क्यों खाली बताया, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है कि इनको अणा खाली, अणा खाली, अणा खाली, तीनों को अणा खाली बोलने का रीजन क्या था, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं क्यों इनको अणा खाली अपन बोलते थे। देखो भाई, अणा खाली बोलने का रीजन सिर्फ इतना था, बचपन में बाल पहाड़ा आता था सर, का, खा, गा, घा, अंगा, तो क्या होता था, जैसे चा, छा, जा, झा, या, ऐसे ही टा,
ठा डा ढा, है ना, और भी लिखे हैं हमारे अणा खाली यही 3 तक आ गए, तो हमने ये 3 लाइनें ही लिखी। होता क्या था सर, इस का के नीचे बना रहता था कबूतर छपा रहता था, कबूतर, है ना, इसके नीचे खरगोश छपा रहता था, है ना, उसका तस्वीर। गा के नीचे गमला छपा रहता था, गमला, है ना, घा के नीचे घड़ी छपी रहती थी, चा के नीचे सर चम्मच छपी रहती थी, है ना, चम्मच। छा के नीचे सर छाता छपा रहता था, छाता। जा के नीचे जहाज छपा रहता था सर, क्या छपा रहता था, जहाज छपा रहता था। झा के नीचे सर झंडा छपा रहता था, क्या छपा रहता था, झंडा छपा रहता। सबके नीचे कुछ ना कुछ छपा रहता, टमाटर, ठठेरा, डमरू, ढक्कन, ये सब छपे रहते थे। लेकिन सर इनके नीचे कुछ भी छपा नहीं रहता था, इनके नीचे कुछ भी छपा नहीं, क्योंकि इसीलिए नहीं छपा रहता था क्योंकि इनसे कोई भी शब्द बना ही नहीं है जो शुरू हो पाए, इसीलिए। हाँ, कई जगह इसको ड़े लिखते हैं, ड़े, लेकिन सर इसका लिए भी कोई शब्द शुरू नहीं हुआ है, क्रिया हमारी शुरू होती है इससे, क्रिया हमारी इससे बन भी जाती है ना। और यहाँ अपन इससे भी कई जगह नए बना देते हैं यहाँ, लेकिन आपसे मैं यही कहूंगा कि इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता था, इसलिए इनके आगे अपन कोई भी चीज नहीं लिख पाते थे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, यहीं पर अभी सुन लो, कि ये जो है और ये है, इनसे कायदे से कोई शब्द शुरू नहीं होता है, इनसे तो कोई शब्द शुरू ही नहीं होता है। इनसे तो फिर भी कोई शब्द शुरू हो जाएगा, जैसे क्रिया वगैरह हो जाएंगी, जैसे परिणय, जैसे लिखा मैंने परे धन णे, तो परे धन णे। अब देखो शब्द होगा, इसीलिए संधि में प्लस उधर लगा हुआ है, प्लस के बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं शब्द होगा। तो अपन इनके बारे में तो कह सकते हैं कि इनके शब्द हमें डिक्शनरी में मिल जाएंगे, लेकिन सर इन दोनों के शब्द कभी भी नहीं मिलेंगे जो इनसे स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इन दो को बोलते हैं कोई भी शब्द इनसे शुरू नहीं होता है, कोई भी संज्ञा या कोई भी क्रिया इनसे नहीं बनती है। लेकिन इनसे तो हमारी क्रिया वगैरह बन सकती हैं, भाव बन सकता है, फीलिंग वगैरह बन सकती है, लेकिन ड़ा और ढ़ा को अपन कभी भी नहीं बोलते कि इनसे हमारा कोई भी शब्द शुरू होता हो। तो मैं यहाँ इसीलिए ये बताना चाह रहा था कि इनको क्यों अपन खाली बोलते थे, अणा खाली, या खाली, अणा खाली। खाली मतलब कोई तस्वीर यहाँ नहीं चिपकी होती थी, और तस्वीर नहीं थी, इसीलिए इनको खाली मैडम ने बोल दिया और अपन खाली खाली याद करते चले। लेकिन कोई आपसे पूछे कि किन से कोई शब्द कभी बनेगा ही नहीं, तो सिर्फ ये दो हैं जिनसे कभी कोई शब्द हमारा नहीं बनेगा। इसके अलावा सबसे हमारा कोई ना कोई शब्द इनसे बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि सर क्रिया वगैरह तो बन जाएंगे, देखो ये बनाया मैंने अभी ड़े, तो बन जाता है, लेकिन सर इनसे जरूरी नहीं है कभी भी कोई शब्द हमारा बने। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई गई होगी। चलो अब आ जाते हैं अपन सर थोड़ा सा आगे, चलो थोड़ा सा अपन आगे आ जाते हैं। सर मैंने आपको बहुत अच्छे से वर्णमाला पढ़ा दी है, 8 दिन लगे हैं सर इसको पढ़ाने में। ईमानदारी से आप लोग देखना, है ना, ईमानदारी से आप लोग देखना, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को ये सिस्टमेटिक पढ़ाई है, जो चीज जहां पढ़ानी थी वहीं पढ़ाई है ना। कहीं पर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मतलब उल्टी सीधी चीज नहीं बताई है कि दूसरे टॉपिक की चीज मैंने आपको यहाँ बता दी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज यहाँ होगी वही, यहाँ पर मैंने कहीं पर भी आपको शब्द युग्मों के जिक्र नहीं किया है, कहीं पर भी मैंने आप लोगों को शब्द युग्मों का जिक्र नहीं किया है कि सर कक्षा क्या होता है, कक्षा क्या होता है, कक्ष क्या होता है, मैंने आपसे कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि सर शब्द युग्म हमारे शब्द सामर्थ्य का टॉपिक है। अगर उनकी भी चर्चा मैं यहाँ करता तो सर वर्णमाला का टॉपिक फैल जाता सर, इसका नोट्स भयंकर खराब बनता सर। तो वर्णमाला मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ वर्णमाला ही पढ़ाई है, और मैंने शब्द के बारे में यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की है, और हमें करनी भी नहीं है शब्द के बारे में चर्चा। और सर मात्राओं के बारे में भी चर्चा मैंने यहाँ नहीं की है, क्योंकि सर मात्राएं यहाँ का टॉपिक नहीं है। मात्राएं जो हैं 1 2 हिरस, जिसको बोलते हैं खड़ी पाई अवग्रह, ये छंदों का है, छंदों में अपन इसको समझेंगे, वर्ण विक्षेपण और छंदों में अपन इसको समझेंगे। और रही बात सर हमारी भाषा और साहित्य की, सुन लो पहले ही, सॉरी, देखें ये जो भाषा और साहित्य है, भाषा और साहित्य भी हमारी क्लासेस मैं आपको फ्री दूंगा, ऐप पर भी रहेंगी इस पर, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा कब होंगी। करीबन 8-10 दिन बाद मैं आपको कंप्लीट भाषा
और साहित्य, रचनाएं, पत्र पत्रिकाएं, बोलियां, पत्र लेखन, पल्लवन संक्षेपण, ये मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, ग्रामर भाग आप लोग उसमें पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा ये रहेगा कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा तो चीजें थोड़ी सी इतनी क्लियर नहीं होंगी जितना मैं ऐप पर आप लोगों को एक आध वीडियो एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है भाई, देखा भाई, ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए अगर आज की आपको क्लास अच्छी लगी हो तो। चलो, अब मैं आप लोगों के सामने 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, चारों के आंसर चाहिए फटाक से, है ना। कैसे चाहिए? फटाक से चारों क्वेश्चन के आंसर चाहिए। हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण, हिंदी वर्णमाला का आखिरी वर्ण, हिंदी शब्दकोश का, क्या बोला भाई? हिंदी शब्दकोश का, हिंदी शब्दकोश का, कोश नहीं लिखना भाई, शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश का पहला वर्ण और हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण। ये 4 क्वेश्चन हैं, इनके सबके आंसर बताओ भाई जल्दी जल्दी से, है ना। इन चारों के क्या चाहिए? चलो रुको 1 सेकंड बच्चा, है ना, 1 सेकंड। हाँ, अब देखेगा, देखो भाई, चलो देखें भाई जल्दी से। हाँ बच्चे, सही कह रहा है। चलो, मेरे पास क्या है, अभी स्क्रीन वगैरह की थोड़ी सी कमी है तो मैं स्क्रीन में आप लोगों के कमेंट नहीं देख पाता हूं। अब मेरे पास सब व्यवस्थाएं हैं, ऐप की कमेंट ही सिर्फ कल से चलेंगे। ऐप में आप जितने कमेंट करोगे सबके आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है भाई, चलो बता भाई, इनके चारों के उत्तर जल्दी से चाहिए मुझे, फटाक से फुर आंसर आना चाहिए। हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण, हिंदी वर्णमाला का आखिरी वर्ण, हिंदी शब्दकोश का पहला वर्ण, हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण। सर आप यहाँ वर्ण की जगह अक्षर भी लिख सकते हो, है ना। अक्षर लिखिए, अक्षर लिखिए, अक्षर। हालांकि होती तो दोनों ही चीजें अलग हैं, लेकिन आपका एग्जामिनर कैसा है? सटका है भाई। कैसे होते हैं एग्जामिनर? सटके होते हैं वो, इनको उल्टा सीधा पूछ लेते हैं। वर्ण की जगह अक्षर भी लिख देते हैं, आंसर वही मानते हैं। कायदे से अक्षर हमारा अलग चीज है, वर्ण हमारी अलग चीज है। लेकिन अगर वो वर्ण अक्षर कुछ भी दे दे, आप कॉम्प्रोमाइज कर जाना, ठीक है भाई, जो आप कहोगे वो हम मान लेते हैं, क्योंकि गधे बैठे हुए हैं जो पेपर बनाते हैं। तो देखा भाई, वर्ण अक्षर 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 अक्षर, ठीक है भाई। हाँ, कुछ समझदार भी हैं जो सही तरीके से वर्ण और अक्षर में डिफरेंट बताते हैं कि वर्ण क्या है, अक्षर क्या, वर्ण क्या है, अक्षर क्या। ठीक है भाई, तो वो एग्जामिनर आपसे सही पूछेंगे। लेकिन कुछ ऐसे ही हैं जो थोड़े से क्या हैं, वो ये व्यापम कांड वाले, तो वो तो करेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़। चलो इनके आंसर दे दो बस जल्दी से। नहीं दे पा रहे? मैं दे दूं आंसर पक्का? मैं तो दूंगा ही, फिर आप क्या दोगे? हम फीस देंगे, हैं बुद्धू कहेंगे, फीस तो सभी देंगे। आप क्या सोच रहे हो, इस ऐप में भारी संख्या में बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा जाए? कौन कहता है सर ऑनलाइन क्लास फेल है? मेरी क्लासेस तो शानदार चल रही है ना भाई। चलो देखें बच्चों, आ जाओ। हिंदी वर्णमाला, सर वर्णमाला और शब्दकोश इन टर्म्स का ही प्रयोग है। सर अगर मैं शब्दकोश की बात करूंगा तो ये होती है सर डिक्शनरी। ये क्या होती है? ये होती है डिक्शनरी। जो आपकी डिक्शनरी लेके आते हो ना, हिंदी की डिक्शनरी, वो है सर, ये हिंदी की डिक्शनरी है। और अगर मैं यहां बोलूं सर हिंदी की डिक्शनरी नहीं, ये बोलूं सर वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला यानी होता है वो चैप्टर। तो ये बताओ, मैंने आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया है अभी? वर्णमाला पढ़ाई है कि डिक्शनरी पढ़ा दी पूरी? अरे वर्णमाला पढ़ा दी कि डिक्शनरी पढ़ाई है? सर वर्णमाला पढ़ाई। अब बताओ मुझे, सबसे पहला वर्ण या अक्षर मैंने कौन सा पढ़ाया था आप लोगों को? आप कहोगे सर सबसे पहला वर्ण या अक्षर आपने छोटा आ लिखाया था। अच्छा, सबसे अंत में कौन सा पढ़ाया था? क्षत्रज्ञ। अरे आप ऐसे मान लो, ये जो वर्णमाला है ना, ये जो वर्णमाला लिखी हुई है, इसका मतलब है बचपन में पढ़ा लेकर आते थे, बचपन में बच्चों के लिए लाते 5-10 रुपए का, तो उसमें जो आपकी जो का खा गा लिखे हुए वो किस सीक्वेंस में लिखे हैं? बस वही वाले, जिसमें कोई रूल नहीं देखा गया है, कोई कुछ नहीं देखा है। वर्णमाला लिखने का तरीका क्या बताया था? तो इसमें आखिरी हो गया ज्ञा। क्या हो गया? ज्ञा, ज्ञानी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये होते हैं आ और ये होता है ज्ञा, ज्ञानी।
लेकिन हिंदी शब्दकोश या हिंदी शब्दकोश की बात की जाए तो डिक्शनरी जब आप हिंदी की लेकर आओगे तो उसमें आप लोगों को कहां से शुरुआत होगी, कोई चीज जैसे आपको अंग ढूंढना है, जैसे अंग वाला कोई अंगूर लिखा हुआ है या अंग लिखा हुआ है, आपको नहीं पता सर अंग का मतलब क्या, तो इसको डिक्शनरी में कैसे ढूंढोगे, तो वहां पर सर हमारे काम आएंगे ये जो दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हिंदी शब्दकोश का पहला वर्ण और हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण, ये सर डिक्शनरी में सिक्वेंस से होंगे। तो मैं इनका सिक्वेंस बता देता हूं कि हिंदी वर्णमाला, हिंदी शब्दकोश का पहला वर्ण कौन सा है और हिंदी का अंतिम कौन सा है। तो हिंदी का जो पहला है वो होता है सर अंग। आप हिंदी की डिक्शनरी लेकर आना, आपको इसी से स्टार्टिंग होती हुई मिलेगी। पहले अक्षर आपको कौन सा लिखा होगा, वर्ण अंग लिखा होगा, और इसी अंग वाले पूरे शब्द लिखे होंगे, फिर उसके बाद में हा लिखा होगा, हा के बाद में आबो में आपको शब्द क्रम अभी वर्ण क्रम पढ़ा दूंगा अभी। और ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं पहले कि हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण क्या है, उसी डिक्शनरी में आप लोग देखोगे तो हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण हा है। अभी इनमें से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये 3 क्वेश्चन अभी नहीं पूछे गए हैं, लेकिन पूछे ये जाएंगे 100%, याद रखना। तो आप ये जो स्टार्टिंग की जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं, ये सिर्फ बचपन में बाल पहाड़े में से लिए गई 2 लाइनें हैं। बाल पहाड़े में क्या होता था, छोटे बच्चे के लिए अपन जो पढ़ा लेकर आते थे उसमें छोटा सबसे पहले और ज्ञानी सबसे अंत में लिखा रहता था। लेकिन अगर मैं बात करूं शब्दकोश की डिक्शनरी लेकर आओगे तो उस डिक्शनरी में हिंदी के में सबसे पहले नंबर पर लिखा होगा अंग और सबसे अंत में क्या लिखा होगा, हा लिखा होगा। और इनसे अपन जान लेते हैं। जैसे मैं कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे हमारा क्या लिखा रहता है। जैसे हिंदी शब्दकोश का क्रम क्या होता है, तो देखना, हालांकि शब्द क्रम में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अंग लिखा होता है, अंग के बाद में चंद्र बिंदु होता है, चंद्र बिंदु के बाद में आ ए ई ओ उ री ए आई ओ औ। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे हमारा क्रम। और फिर उसके बाद में हमारा विसर्ग जो है आहा होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये होता है सर स्वरों का शब्द क्रम। ये होता है स्वरों का शब्द क्रम। डिक्शनरी में सबसे पहले ये वाले वर्णों से शुरू होने वाले शब्द दिए होंगे, उसके बाद ये दिए होंगे, फिर ये दिए होंगे। तो शब्दकोश का सबसे पहला वर्ण कौन सा है, ये। और पूरी डिक्शनरी के सबसे अंत में कौन सा दिया होगा, हाँ। ये जो 2 लाइनें हैं सिर्फ ये हैं बाल पाड़े की, जो बचपन में पढ़ा लेकर आते थे। वर्णमाला में लिखी कैसे है, कोई रूल वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं, सीधा सीधा लिख दिया है। और ये जो है ये है साइंटिफिक लॉजिक इसके। बात समझ में आएगी नहीं? चलो चलो आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े, चलो आगे अपन थोड़ा सा बढ़ते हैं। आज की क्लास को बस दबा के शेयर कर देना बच्चों, है ना। बस आज की, मैं नहीं कह रहा हूं किसी क्लास को आप शेयर करो, बस आज की क्लास को आप लोग शेयर कर देना दबा के, है ना भाई। इसको आप शेयर आज की क्लास को कर देना, बस आज की क्लास को आप लोग क्या कर देना, शेयर कर देना सब जगह। क्योंकि कल से हमारी क्लासेस यूट्यूब पर नहीं रहेंगी, कल से मेरी क्लासेस यूट्यूब पर नहीं रहेंगी। मेरी क्लासेस सिर्फ ऐप पर आप लोगों को कल से मिलेंगी। जिनके रजिस्ट्रेशन होंगे वही बच्चे सिर्फ अब मेरी क्लास आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई। देखो अब मैं आप लोगों के सामने कुछ शब्द लिख रहा हूं। अनुस्वार, अनुनासिक, निरनुनासिक, विसर्ग, अयोगवाह, ये कुछ मैंने शब्द आप लोगों के। और एक और लिख देता हूं, आगत और अर्धचिन्ह, है ना। आगत या अर्धचंद्र, आगत या अर्धचंद्र, दिख रहा है ना, आगत या अर्धचंद्र, हाँ दिख रहा है। बस इनको और बता दीजिए सर कि ये कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बता दीजिए कि ये क्या क्या होते हैं। जब तक मैं इंक फिल कर लूं, इनके उत्तर मुझे चाहिए फटक से। बेटा कंटेंट की टेंशन मत लेना, जितने की आप सोच रहे हो ना सर, उससे मैं ज्यादा ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आपको क्या लगता है, ये तो शुरुआत है भाई, ये तो गधों वाला टॉपिक है वर्ण वाला, ये टॉपिक थोड़ी ना कोई टॉपिक। तो जब ग्रामर स्टार्ट होती है उन बच्चों को पता हुआ है कि किस लेवल तक अपन पढ़ते हैं, है ना भाई, किस लेवल तक अपन पढ़ते हैं। और शब्द विचार और सबकी पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, याद रखना। लेकिन वो यहां नहीं मिलेगी, वो कहां मिलेगी, ऐप में मिलेगी। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा सिर्फ उनको ही मिलेगी पीडीएफ। ठीक है भाई। जैसे वर्णमाला की पीडीएफ डल जाएगी,
और फिर उसके बाद में वर्णमाला के बाद में मैं आप लोगों का इसी का एक टेस्ट आप लोगों को कराऊंगा। कंप्लीट इसका टेस्ट होगा, उसकी ओटीपी आप लोगों को उस पर मिल जाएंगे। उस पेपर को लेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। चलो, ये क्या क्या होता है, जल्दी से फटाक से आंसर आना चाहिए, फटाक से। देखो, अनुस्वार यानी होता है बिंदी लगाओ ना, ऊपर किसी चीज के ऊपर बिंदी, जरूर नहीं आई हो, किसी के ऊपर बिंदी लगाओ। अनुनासिक क्या होता है, चंद्र बिंदु। अनुनासिक का मतलब क्या होता है, चंद्र बिंदु। मैं सर छोटे आ पर प्रयोग करे देता हूं सबके, है ना, सबके छोटे आ पर प्रयोग करे देता हूं। ये क्या है, किसी आप का की जगह आ ले आ की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, बड़ा आ ले लो, आप कोई जो मर्जी वो ले लो, मैं मना नहीं करूंगा। मैंने छोटा ले लिया, कायदे से ये इनके नाम है, ये जो ऊपर लगे हुए ना, अनुस्वार यानी इस बिंदी को बोलेंगे, अंग इसका नाम है, ठीक है भाई। निरनुनासिक क्या होता है, निरनुनासिक यानी जिसमें नाक का प्रयोग, अरे निर यानी नहीं, नासिक यानी नाक, जिसमें नाक का प्रयोग नहीं है। ये लिख दूं सर मैं, अरे बड़ा आ लिख दो, बड़ी लिख दो, जिसमें नाक का प्रयोग नहीं हो रहा हो, तो मैंने ये लिख दिया। बड़ा आ भी लिख सकते हो आप, बड़ी ई भी लिख सकते हो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जो लिखना है, बस नाक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। विसर्ग कौन सा होता है, होता है कि नहीं होता। अयोगवा कौन सा होता है, अयोगवा, अरे अयोगवा कौन सा होता है, अरे सर अयोगवा तो ये दोनों ही होते हैं, अंग को भी बोलते हैं और आह को बोलते हैं। बात समझ में आई। आगत या अर्धचंद्र कौन कौन से होते हैं, जो दूसरी भाषा से आए हैं, जैसे आ के ऊपर लगा दो ये, तो ये हो गया सर हमारा दूसरी भाषा का। और आगत या अर्धचंद्र यानी ये वाला। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे आई कि नहीं आई। जल्दी से फटक से इसका भी क्या लो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से फटक से इसका क्या लो, स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं सर हम। आज हमारा फिनिश है बस, है ना। उसके बाद में अपन ऐप पर कल से मिलेंगे, सिर्फ ऐप पर ही अपन मिलेंगे। देखें भाई, संगम क्या होता है भाई, क्या संगम दिख रहा है आप लोगों को। संगम क्या होता है, संगम, संगम जल्दी से भाई आंसर आना चाहिए फटाक से। संगम, ऐप वाले बच्चे, है ना, ऐप वाले बच्चे, यूट्यूब के तो मैं देखता ही नहीं कमेंट, ऐप वाले बच्चे देखें। चलो बताओ भाई, संगम। बेटा पानी लिया जल्दी से, चलो संगम बताओ भाई। चलो मैं आप लोगों को डेफिनेशन लगा दूं, फिर समझ जाओगे। ध्वनियों के मध्य अल्पकालीन ठहराव या एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि का आना संगम कहलाता भाई। ध्वनियों के मध्य अल्पकालीन ठहराव या एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि का आना ही क्या है, संगम कहलाता है। संगम, संगम का मतलब क्या होता है, संगम का मतलब जुड़ना, जंक्शन, संगम होना, मिलना, परस्पर होना। तो एक ध्वनि के बाद में दूसरी ध्वनि का जुड़ना ही क्या है, संगम है। देखो भाई, अगर मैं सर देखूं, ये लिखूं सर ने धन ने और शुल्क, सही लिखा है कि नहीं। मैं लिखूं सर दुख, तो ये सर यहां पर संगम का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि सर कायदे से देखा जाए तो निःशुल्क एक ही शब्द है, लेकिन है तो एक ही शब्द, लेकिन नी को थोड़ा सा रोक के बोला गया, नी को रोक गया है, रोक दिया, फिर शुल्क बोला गया है। तो एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि के मध्य अल्पकालीन ठहराव, एक ही शब्द के बीच में हल्का सा रुकना, वही संगम है। एक ही शब्द के बीच हल्का सा रुकना, वही क्या है, संगम है। एक ही शब्द के बीच हल्का सा रुकना क्या है, संगम है। एक ही शब्द के बीच हल्का सा रुकना क्या है, एक ही शब्द निःशुल्क यानी फ्री, लेकिन रुका किसके चक्कर में। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं, इसमें अपन
कॉमा, कॉमा यानी अल्प विराम का प्रयोग नहीं कर सकते, अल्प विराम का प्रयोग नहीं कर सकते। अल्प विराम यानी कॉमा का प्रयोग। मैं कभी ऐसा नहीं लिख सकता सर कि निःशुल्क है और ये लगाए कॉमा, नहीं सर, आप इसका प्रयोग करोगे किसका? विसर्ग का। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक ही शब्द के बीच हल्का सा रुकना ही संगम है। यति, सुनते हो सर? यति, वो यति ही सर संगम है। तो संगम, लेकिन वो उसका अलग फंक्शन है, इसका अलग फंक्शन है। तो संगम यानी यति का एक भाई बहन मान लीजिए आप लोग कि एक ही शब्द के बीच हल्का सा रुकना पड़े। जैसे दुख नहीं बोलते, इसको बोल दिया दुख, दुख नहीं है, दुख, हल्का सा दुख, दुख है ना, दुख ऐसे बोलते हैं। तो यहां पर संगम है। तो एक ध्वनि है, दूसरी ध्वनि ये रही, उसके बीच में क्या लिखा है? ध्वनियों के मध्य, ध्वनियों के बीच में अल्पकालीन ठहराव, दो और खा के बीच में हल्का सा रुकना। इनके बीच में भी सर होता है सर, याद रखना, तुम्हारा, क्योंकि ये सर तुम्हारा, तुम्हारे, ये इनके शब्द में भी तुम्हारा, क्या बोलते हैं इसको? तुम्हारा नहीं बोलते, इसको ऐसे नहीं बोलते, तुम्हारा, तुम्हारा नहीं होता ये, तुम्हारा। तो यहां पर हल्का सा क्या होता है? यहां पर हल्का सा क्या होता है? यहां पर हल्का सा संगम होता है। यही होता है सर संगम। यति होती है ठहराव होता है, लेकिन इस ठहराव को दर्शाने के लिए आप कुछ लगाते नहीं हो। तभी तो सर जब छंद पढ़ेंगे तो इसकी मात्राएं उल्टी हो जाती हैं। दो 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 होना चाहिए थी, कायदे से इसकी मात्रा अपन एक ही मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये संगम लगता है, यहां पर अल्पकालीन ठहराव लगता है। तो आपको ये नहीं पूछेगा कभी, आपसे तो सिर्फ इतना पूछेगा कि संगम क्या होता है। दो ध्वनियों के बीच थोड़ा सा रुकना या थोड़ा सा ठहराव भी संगम है। ये वाले उदाहरण और एक ये तुम्हारा वाला स्पेशल याद रखना, बस ये तीन ही उदाहरण है। इसमें मां के बाद तुम्हारा नहीं बोलते, इसको तुम्हारा या हमारा, तुम्हारा ही में होता है इसमें, है ना। तो ता के बाद हम जैसे तुम्हारे, तो इसको तुम्हारे नहीं बोलते, तुम्हारे, तुम्हारे। तो तुम बोला फिर हारे बोला, तो दो ध्वनियां हैं, इनके बीच में यहीं पर क्या है? संगम है। लेकिन इन दो शब्दों में आप कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, ना तो अल्प विराम का ना इसका। अल्प विराम का तो होता ही नहीं है, इसका भी प्रयोग नहीं कर रहे हो सर, बहुत बड़ी बात है। तो सिर्फ इनका प्रयोग करते हैं यहां पर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये होता है सर हमारा संगम। दो ध्वनियों के बीच अल्पकालीन ठहराव भी क्या है? अल्पकालीन ठहराव ही संगम है। बात समझ में आई क्या? जल्दी से बात समझ में आई क्या? जो बताएगा उसको टॉपिक मिलेगी। क्या बताएगा? क्वेश्चन ही नहीं पूछा अभी तो मैंने, है ना। चलो अब आ जाते हैं अपन आखिरी चीज, और उसके बाद में हमारी वर्णमाला हो जाएगी एकदम फिनिश। बस एक चीज रह गई है, उसके बाद में चलो बिल्कुल छोटी सी एक चीज रह गई है, बिल्कुल छोटी सी। क्या चीज है छोटी सी? ये है, फिर एक और है, समार या नाद क्या होता है? समार या नाद क्या होता है? समार या नाद क्या होता है सर? समार या नाद का मतलब होता है गूंज। क्या होती है सर? ये गूंज। और गूंज का मतलब होता है कंपन, कंपन का मतलब होता है सगोस। इतना याद रखना। तो समार या नाद क्या होती है? सगोस का एक अन्य नाम है। किसका नाम है? हाँ, सगोस का ही एक अन्य नाम है। चलो अब मैं आप लोगों को आखिरी चीज, और उसके बाद में आप लोगों की क्लास हो जाएगी आज की फिनिश भी। ठीक है भाई, सिर्फ आखिरी चीज इसको सुन जाओ, और उसके बाद में अपन लोग कल से ऐप पर ही मिलेंगे। सिर्फ कहाँ मिलेंगे? ऐप पर मिलेंगे। इस वाली वीडियो को ही आपको शेयर करना है। पिछली वीडियो आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आई डोंट केयर, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट मुझे ये वाली क्लास शेयर चाहिए, इसको आप लोग कर देना। ठीक है भाई, आप थोड़ा सा भी अगर मेरे से प्रेम करते हो तो। देखो भाई, स्पर्श व्यंजन के उच्चारण के चरण कितने होते हैं सर? अब पहले तो ये नहीं पता सर स्पर्श व्यंजन क्या होता है, कॉपी पलट के देख लेना। स्पर्श व्यंजन बताए सर मैंने 25 बताए कि नहीं? अरे 25 जो हैं वो हमारे क्या हैं? का खा गा घा चा 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 टा टा टा। 25 जो हैं उनको ही क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनके उच्चारण के चरण कितने हैं? मतलब इनको बोलने का तरीका क्या है, कैसे बोले जाते हैं, ये
कैसे बोले जाते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्पर्श व्यंजन के कितने चरण हैं? तो देखो भाई, स्पर्श व्यंजन के चरण, इन 25 को बोलने के चरण हैं 3। कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। सबसे पहला है हवा का आगमन। क्या होता है सर? हवा का आगमन। सबसे पहले हवा आती है। देखो, कोई भी वर्ण आप बोलोगे तो पेट से हवा जरूर आएगी, श्वास वायु आएगी, तो पहले हवा आएगी। दूसरी बात, हवा का अवरोधन। अवरोधन यानी रुकना। देखो, आगमन का मतलब होता है आना, अवरोधन का मतलब होता है रुकना। और तीसरा है सर हवा का स्फोटन। स्फोटन यानी होता है सर फूटना, बाहर निकलना, बाहर निकलना। बात समझ में आएगी नहीं आई? मतलब कोई भी वर्ण जब आप बोलोगे, इन 25 की अगर स्पेशल बात की जाए तो सबसे पहले वायु निकलेगी। क्या निकलेगी? सबसे पहले वायु, हवा आएगी, उसके बाद में रुकेगी और रुककर हवा कहां पर? मुंह से बाहर हो जाएगी। इसी को बोलते हैं स्फोटन। बात समझ में आएगी नहीं आई? इसी को बोलते हैं स्फोटन। और इसी आधार पर ये होता है स्फोटित और अस्फोटित। वो इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है कि स्फोटित और अस्फोटित क्या है। और अस्फोटित जो होता है उसको अभिनिधान बोलते हैं। स्फोटित जो होता है वो होता है सर तीसरे चरण के अंत में जो ध्वनि सुनाई देती है वो। लेकिन वो हमारी अलग चीजें हैं, उनको अपन कभी और उसमें समझेंगे। स्फोटन, स्फोटित वर्ण और अस्फोटित, है ना, इसको अभिनिधान कहते हैं आचार्य। तो ये हमारी आगे की बातें हैं जिनको अपन कभी फिलहाल इत्मीनान से देखेंगे। तो आज की क्लास चूंकि राजवीर सर का बैच जैसे स्टार्ट होने वाला है ना, 4-5 मिनट में ही, तो इसीलिए मैं अपनी क्लास आज मेरी ज्यादा खिंच गई क्योंकि मुझे समाप्त करना था। तो आई होप मैंने आप लोगों को इतना लेवल से पढ़ा दिया है कि अब आपको वर्णमाला में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस अब आप लोगों का जो रह गया है वो वर्ण विक्षेपण, कोई इसका टॉपिक का नहीं है, याद रखना, इसका नहीं है। मात्राएं वगैरह इसका नहीं है, छंद का है। ठीक है भाई? तो इसमें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई? तो वो कहां पढ़ेंगे? मात्राएं लगाना, एक मात्रा, 2 मात्रा, ये सब पढ़ेंगे अपन कहां? छंदों में पढ़ेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? वर्ण विक्षेपण संधि से पहले, इस टॉपिक के बाद मैं संधि नहीं कराऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक कराऊंगा और तो उसमें अपन उसको पढ़ेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और राजवीर सर के बैच का टाइम हो गया है तो मैं जाता हूं। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। रजिस्ट्रेशन करा लिए, ऐसी क्वालिटी आप लोगों को मिलेगी, ऑफलाइन से भी ज्यादा मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ाऊंगा, इत्मीनान से पढ़ाऊंगा। इसीलिए ठीक है भाई, मिलते हैं कब? कल। और ऐप पर, सिर्फ कहां मिलेंगे? सीधे ऐप पर। डेमो बंद हो गए हैं, वहीं पर जुड़ेंगे। इसको बस शेयर कर देना और वीडियो को शेयर सबसे ज्यादा आप लोग करेंगे। ठीक है भाई? और आगे की बातें अपन कल वर्णमाला की नहीं, नया टॉपिक जो हमारा होगा वो अपन कहां करेंगे? वो सीधा करेंगे बीके सिंह क्लासेस ऐप पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। जिनका रजिस्ट्रेशन है सिर्फ वही क्लास देख पाएंगे। और भाषा साहित्य जो रह गया है वो मैं फ्री में ही आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कब कराऊंगा। ठीक है भाई? लेकिन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ऐसी नई नई चीजें जानने के लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय, नमस्कार।